तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है, इसके बारे में बहुत चर्चाएं मैंने की थी आपसे कई, और इसमें केवल दो सिद्धांत आपको पढ़ने के लिए मैंने बताया था। एक रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी बाय रिकार्डो, और एक दूसरा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी बाय हैबरलर। यानी कि हैबरलर का जो है अवसर लागत सिद्धांत कहते हैं। ये दो सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। तो रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, इसकी शुरुआत मैंने की थी, क्योंकि रिकार्डो ने ये बताया था कि एक देश के जो संसाधन होते हैं वो प्रत्येक वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। यानी कि अलग अलग देशों में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो अलग अलग वस्तुओं को उत्पादित करने में कुशल होते हैं। तो इस आधार पे, इसके पहले रिकार्डो के पहले एडम स्मिथ की थियरी आई थी, उन्होंने वही बेस है, उसके बाद सारे लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। तो उसमें भी एडम स्मिथ ने ही बताया था कि एक देश को उस वस्तु का ही उत्पादन करना चाहिए जिस वस्तु का उत्पादन करने में वो कुशल है, और उस वस्तु का उत्पादन नहीं करना चाहिए जिसका उत्पादन करने में देश कुशल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो उसका नहीं करना चाहिए। ये चीजें एडम स्मिथ ने पहले बताई थी। लेकिन रिकार्डो ने एक प्रश्न उठाया वहां पे कि अगर ये बताइए कि एक देश ऐसा है जिसके संसाधन जो सभी वस्तुओं को उत्पादित करने में, हालांकि सारे लोगों ने दो देश और दो वस्तु, टू कंट्री एंड टू गुड्स मॉडल पे ही अपना सिद्धांत दिया था। दो देश हैं और एक देश उनमें से ऐसा है कि दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कुशलता के साथ कर सकता है, और दूसरा देश ऐसा है जो दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करने में अकुशल है। तो क्या ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार होगा कि नहीं होगा, ये सवाल उठाया रिकार्डो ने। क्योंकि एडम स्मिथ तो कहते हैं कि एक देश दो वस्तुओं में से अगर एक वस्तु का उत्पादन कुशलता के साथ कर सकता है तो उसी वस्तु का उत्पादन करें, और जिसमें वो अकुशल है उसका उत्पादन दूसरे देश के ऊपर छोड़ दें। लेकिन अगर दोनों वस्तुओं को उत्पादित करने में वो एफिशिएंट है, स्पेशलाइज्ड है, और दूसरा देश दोनों ही वस्तुओं को उत्पादित करने में अकुशल है, तो क्या ऐसे में व्यापार होगा कि नहीं होगा? इसी प्रश्न का उत्तर रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में दिया कि अगर यह कंडीशन आ जाए कि एक देश दोनों ही वस्तुओं को बनाने में कुशल है, तब ऐसे में उस कुशल देश को किस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए और किस वस्तु का उत्पादन नहीं करना चाहिए, किस वस्तु का उत्पादन करके वो बेचेगा, किस वस्तु को दूसरे देशों से मंगाएगा, इसका उत्तर रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में दिया। तो अपनी बात को ये प्रमाणित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, का समर्थन करने के लिए रिकार्डो ने एग्जाम्पल दिया। इस एग्जाम्पल की चर्चा मैंने कर ली, मैंने आपसे किया था इसके पहले भी कि दो व्यक्ति हैं, दोनों जूते और टोप, यानी कि जूते मतलब शूज एंड हैट बना सकते हैं। लेकिन इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों की अपेक्षा इन दोनों ही कार्यों में अधिक कुशल है। यानी कि जो एक व्यक्ति है वो जूता और टोप, शूज एंड हैट, दोनों ही बड़ी कुशलता के साथ बना सकता है दूसरे की अपेक्षा। लेकिन वह टोप बनाने में, देखिए टोप यानी कि हैट बनाने में 20% एंड शूज बनाने में ये 33 एंड 1/3% एफिशिएंट है दूसरे की अपेक्षा। यानी कि टोप बनाने में, ये देखिए टोप बनाने में उसकी कुशलता ये है 20% टोप बनाने में, ये देखिए। और शूज बनाने में ये देखिए, ये अब ये बताइए कि जो पहला व्यक्ति है जो दोनों ही चीजों को बनाने में कुशल है, लेकिन उसकी कुशलता किसमें अधिक है, बताइए? जूता बनाने में। जूता बनाने में। तो यही रिकार्डो कहते हैं कि दोनों व्यक्तियों के हित में ये होगा कि जो कुशल व्यक्ति है, जो दोनों वस्तुओं का उत्पादन कुशलता के साथ कर सकता है, तो जो कुशल व्यक्ति है वो केवल शूज बनाए, जूता बनाए, और जो अकुशल व्यक्ति है वो टोप बनाए। ऐसा करने पर दोनों को लाभ होगा। ये चीज तो कुल मिलाकर रिकार्डो ये कहना चाहते हैं, अगर एक देश दोनों ही वस्तुओं को बनाने में कुशल है, तो जिस वस्तु को बनाने में उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उस वस्तु का उत्पादन करें, और जिसमें एफिशिएंसी अपेक्षाकृत कम है उसका उत्पादन दूसरे देश के ऊपर छोड़ देना चाहिए।
तो रिकार्डो की बातों को सपोर्ट करते हुए बेस्टेबल ने भी एक एग्जांपल दिया। बेस्टेबल कि एक डॉक्टर है जो बागवानी का काम मालिक की अपेक्षा अधिक कुशलता, ये बातें मैं बता चुका हूँ, क्यों भाई इसकी। यस सर, ये सब उदाहरण आप दे दिए थे, हाँ समझा ये, भी दिए थे। हाँ तो चलिए इस बात को फिर अब मैं नहीं दोहराता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ सीधे अब रिकार्डो के सिद्धांत पे। लेकिन रिकार्डो ने अपने सिद्धांत को देने से पहले कुछ एजम्पशंस को लिया था, मान्यताएं हैं। तो इन मान्यताओं को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या मैं इसको अपनी पाठशाला पे डाल दूंगा, और आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है, तो इसको समझ लीजिए और बाद में नोट करिएगा। ये एजम्पशंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि इन्हीं एजम्पशंस के बेसिस पे हम आगे सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो पहला एजम्पशंस लिया रिकार्डो ने कि व्यापार में केवल दो ही देश हैं। मान लिया कि दुनिया में केवल दो ही देश हैं, वो दो दो देश कौन से हैं बाद में हम नाम उसका रख लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि केवल दो देश, और ये दोनों ही केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यानी कि रिकार्डो का जो सिद्धांत है वो टू कंट्रीज एंड टू गुड्स मॉडल पे बेस्ड है, ये पहला। दूसरी मान्यता है कि, अच्छा ये बताइए कि जो वस्तुओं की लागत होती है उसको आप किस में मापते हैं, किस रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे पेन है, पेन की लागत को अब क्या कहते हैं, किस रूप में व्यक्त किया जाता है। पेन को बनाया तो इसकी लागत इतनी आई, कितनी लागत आई, किसमें व्यक्त करते हैं, मुद्रा के रूप। मुद्रा के रूप में। बिल्कुल सही। यानी कि जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है वर्तमान समय में, उन सब की लागतों को हम मुद्रा के रूप में मापते हैं। लेकिन रिकार्डो के सिद्धांत में मुद्रा है ही नहीं। हम वस्तुओं की लागतों को मॉनेटरी कॉस्ट में नहीं, बल्कि लेबर कॉस्ट में एक्सप्रेस करते हैं, श्रम लागत में। यानी एक पेन बनाने में कितनी श्रम लागत लगी, 4 5 6, यानी 4 श्रमिक लगे, 5 श्रमिक लगे। इस तरह से हम श्रम लागत के रूप में व्यक्त करेंगे, श्रम लागत के रूप में, मौद्रिक लागत में नहीं। एक चीज ध्यान देना, मुद्रा के रूप में नहीं व्यक्त करेंगे, लेबर कॉस्ट में व्यक्त करेंगे। तो लेबर कॉस्ट में थोड़ा सा हम एग्जांपल दे दें कि मान लेते हैं किसी वस्तु की 5 इकाई को बनाने में एक देश में 5 श्रम लागत आती है, 5 लेबर कॉस्ट। कितने पेन बनाने में, 5 पेन बनाने में, 5 पेन बनाने में 5 लेबर कॉस्ट एक कंट्री में आती है। एक दूसरा देश है, वहां पे भी 5 पेन का प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट आ रही है वो 10 लेबर कॉस्ट आ रही है। ध्यान देना कि एक देश में 5 पेन बनाने में 5 लेबर कॉस्ट, एक दूसरा देश है जहां पे 5 पेन बनाने में 10 लेबर कॉस्ट आ रहा है। अब बताइए, जैसे ये ए हो गया कंट्री और ये हो गया बी, ठीक है, ये पेन हो गया और ये कॉस्ट हो गया। अब बताइए कि इसको देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सा देश पेन बनाने में कुशल है, कहाँ के लेबर कुशल सर है। ए वाला। ए वाले, सर जहाँ 5 दिन लग रहे हाँ हैं। वह पांच तो ही लेबर, फर्स्ट वाला जा। हाँ 5 ही लेबर मिल करके 5 पेन बना रहे हैं। अब भी कंट्री यस सर। 10 लेबर मिल रहे हैं तब 5 पेन बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 है ना, ये सब अकुशल है, नालायक हैं सब, ठीक है ना। इनकी अपेक्षा कम कुशल है। तो यही चीज इसमें ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे वस्तुओं की लागत को मुद्रा के रूप में नहीं व्यक्त किया गया है, बल्कि इसमें लेबर कॉस्ट में। दूसरी तीसरी मान्यता है कि दोनों देशों के बीच जो ट्रेड होता है ना, वो फ्री ट्रेड होता है। फ्री ट्रेड का मतलब कि एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं स्वतंत्र रूप से जा सकती हैं, स्वतंत्र रूप से आ सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई सीमा शुल्क नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं। तो ये मान्यता है, स्वतंत्र, जितना चाहे हम भेज सकते हैं, जितना चाहे मंगा सकते हैं, कोई रोक टोक का कोई प्रतिबंध नहीं है। चौथी मान्यता, यातायात लागत नहीं है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यानी एक देश जब दूसरे देश में सामान भेजेगा
और दूसरे देश से मंगाएगा तो एक ट्रांसपोर्टेशन कास्ट उसको बियर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। लेकिन रिकार्डो ने माना है कि दोनों देश इतने पास पास हैं कि एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं भेजने में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 0। पांचवी मान्यता उन्होंने लाया कि वस्तुओं का उत्पादन लागत समता नियम के अंतर्गत हो रहा है। लागत समता नियम का मतलब हो जाता है कि कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन, कांस्टेंट कॉस्ट, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन। अब यह मान्यता उन्होंने क्यों लिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, ध्यान देना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बताना कि एक देश में 5 लेबर, ठीक ना, 5 लेबर हैं, वो किसी वस्तु की 2 इकाइयों का उत्पादन करते हैं। 5 लेबर कितनी वस्तु का उत्पादन करते हैं? 2 इकाई। अगर इस 5 लेबर जो हैं इनको तिगुना कर करके अब इनकी संख्या लगा दी जाए 15 लेबर, ठीक, 15 लेबर, यानी साधनों को तिगुना कर दिया गया, तो यहाँ उत्पादन कितना होगा बताइए? 6। सर वो भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, 6 हो या? उसी रेशियो में बढ़ेगा। यस सर, मतलब वो भी ट्रिपल हो जाएगा, वो भी 6 ट्रिपल हो हो जाएगा। जाएगा, यानी वो कितना हो जाएगा? 6। लेकिन यही मैं समझाना चाहता हूं आपको कि अगर साधनों को तिगुना कर दिया जाए तो उत्पादन भी तिगुना ही होगा, यह जरूरी नहीं है। 3 गुने से ज्यादा भी हो सकता है और 3 गुने से कम भी हो सकता है और 3 गुना भी हो सकता है। बीए फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि अगर साधनों को हम तिगुना कर दें और उत्पादन अगर तिगुने से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है? वृद्धिमान नियम लागू हो रहा है। हाँ, ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लागू होता है, ठीक है। और अगर तिगुने से कम उत्पादन होता है तो ये ह्रासमान प्रतिफल का नियम होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर तिगुना हो जाता है तो ये क्या होता है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है ना। तो यहाँ पे आपने कहा तिगुना होगा, तिगुना तभी होगा जब कौन सा नियम? कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। हाँ, अगर ये मान्यता न मानी जाए, उत्पादन लागत समता नियम न मानी जाए, तो कोई भी सवाल उठा सकता है कि लेबर को हम तिगुना कर देंगे तो उत्पादन तो तिगुने से ज्यादा भी हो सकता है। अब तिगुना ही क्यों कह रहे हैं? तिगुने से कम भी हो सकता है, तिगुना ही क्यों कह रहे हैं? ये सवाल जरूर उठेगा। इसीलिए रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में मान लिया कि लागत समता नियम क्रियाशील है। लागत समता नियम, कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन, इसका मतलब है कि अगर कहीं हमको लेबर को, साधनों को दूना तिगुना करना पड़े तो उसी रेशियो में हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। चलिए, उसके बाद जो एक मान्यता लिया छठवां कि देश के भीतर, देश के अंदर जो साधन है, यहाँ श्रमिक लिखा हुआ है, ये जो है ना श्रमिक लिखा हुआ है, थोड़ा हल्का दिख रहा है लेकिन ये लिखा है श्रमिक, पूर्णतया गतिशील है। पूर्णतया गतिशील का मतलब कि एक उपयोग से हट करके दूसरे उपयोग में लग सकते हैं, एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ठीक, पूर्णतया गतिशील है। कोई अवरोध नहीं है ऐसा जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाए, पूर्णतया गतिशील है, ठीक है ना। और दूसरे देश में अगतिशील है, यानी एक देश का साधन दूसरे देश में नहीं जा सकता, ये पूरी तरह से अगतिशील है। ये मान लीजिए अपने देश के अंदर तो कहीं भी जा सकता है, किसी कार्य में लग सकता है, लेकिन दूसरे देश में न जा सकता है, न दूसरे देश के किसी कार्य में लग सकता है, ये मान्यता मानी है। फिर केवल वस्तुओं के व्यापार को लिया जाता है, ठीक ना, यानी वस्तुओं का ही व्यापार होता है, केवल वस्तु भेज करके वस्तुएं ही मंगाई जाती हैं, सेवाओं का व्यापार नहीं लिया जाता इसमें। और अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फुल परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जितने भी संसाधन हैं सब रोजगार में लगे हुए हैं, कोई बेरोजगार संसाधन
नहीं है। अब परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये हो गया कि जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है सब होमोजीनियस है, एक तरह की वस्तु का उत्पादन है। पेन है तो सारे पेन एक तरह के हैं। तो इन एजम्पशंस के बेसिस पे रिकार्डो ने अपने सिद्धांत की व्याख्या की। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में जो बताया कि दो देश हैं तो इन दोनों देशों के वस्तुओं की लागतों में अंतर होता है, तो कॉस्ट डिफरेंसेस ये 3 तरह का होता है। रिकार्डो ने बताया कि जो कॉस्ट डिफरेंसेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। लागत में अंतर 3 तरह का होता है। देखिए रिकार्डो ने बताया लागतों में जो अंतर होता है, उत्पादन लागतों में 3 प्रकार के अंतर को उन्होंने व्यक्त किया। कहना लागतों में निरपेक्ष या पूर्ण अंतर, भाई इंग्लिश वाले हैं वो अपना नोट करते रहे, मैं इंग्लिश ही बोल दे रहा हूँ। एब्सोल्यूट डिफरेंसेज इन कॉस्ट, अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंसेज इन कॉस्ट। दूसरा है लागतों में समान अंतर, इक्वल डिफरेंसेज इन कॉस्ट। और तीसरा है लागतों में तुलनात्मक अंतर, कंपैरेटिव कॉस्ट, कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। पहला है एब्सोल्यूट डिफरेंसेज इन कॉस्ट, इक्वल डिफरेंसेज इन कॉस्ट, या कंपैरेटिव डिफरेंसेज इन कॉस्ट। तो ये 3 प्रकार के अंतर, तो हम बारी बारी से इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए पहला बात करते हैं लागतों में निरपेक्ष या पूर्ण अंतर, यानी एब्सोल्यूट डिफरेंसेज इन कॉस्ट। तो एब्सोल्यूट डिफरेंसेज इन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अभी हमने मान्यताओं में माना कि कुल कितने देश हैं? 2। और कितनी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं? 2। कितनी? 2 सर। हाँ, 2 वस्तु और 2 देश मॉडल है। तो यानी कि प्रत्येक देश केवल 2 वस्तु का उत्पादन कर रहा है। तो लागतों में निरपेक्ष अंतर तब कहा जाएगा जब एक देश इन दोनों वस्तुओं में से केवल एक वस्तु को उत्पादित करने में कुशल हो। ठीक है, एक वस्तु का वो प्रोडक्शन बड़ी कुशलता के साथ कर सकता है, लेकिन दूसरे वस्तु का उत्पादन करने में वो अकुशल है, इनएफिशिएंट है। और दूसरा देश भी वही है कि एक वस्तु का उत्पादन कुशलता के साथ तो कर सकता है, लेकिन दूसरे वस्तु के उत्पादन में वो अकुशल है। तो यहाँ पे ये जो लागतों में निरपेक्ष अंतर है, एब्सोल्यूट डिफरेंस का, यही एडम स्मिथ का सिद्धांत था। एडम स्मिथ ने इसी बात को बताया था, जिसको एक्सेप्ट किया था रिकार्डो ने। ये बेसिकली रिकार्डो का नहीं है, ये एडम स्मिथ का है, लेकिन रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में इसको स्थान दिया। तो ये जो भी बातें बताई गई सब एडम स्मिथ के द्वारा बताई गई हैं। यानी एक देश दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु का उत्पादन करने में कुशल है, दूसरे में अकुशल है, और दूसरा देश भी अगर ऐसा ही है तो इसको कहते हैं लागतों में निरपेक्ष या पूर्ण अंतर कहते हैं। अब आइए इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। माना 2 देश हैं, एक है अमेरिका और एक है इंडिया। 2 देश को हमने ले लिया और दोनों ही 2 वस्तु का उत्पादन करते हैं, वाइन और जूट का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पर यूनिट लेबर कॉस्ट लिखा हुआ है, ऊपर हमने लिखा है ये पर यूनिट लेबर कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट लेबर कॉस्ट यहाँ पे, ये यानी कि यहाँ पे ये जो 5 है, 10 है, 10 है, 5 है, ये लेबर कॉस्ट है। एक इकाई का उत्पादन, किसी वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने की ये कॉस्ट है। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में ये 5 लिखा हुआ है वाइन के नीचे, इसका मतलब वाइन की एक यूनिट का प्रोडक्शन करने में जो लेबर कॉस्ट आ रही है 5, जूट का एक इकाई का उत्पादन करने में जो लेबर कॉस्ट है 10। भारत में एक वाइन का उत्पादन करने के लिए लेबर कॉस्ट आ रही है 10, और यहाँ पे जूट का उत्पादन करने में एक इकाई का लेबर कॉस्ट आ रही है 5। तो पहले अमेरिका में देखें। अमेरिका में एक यूनिट वाइन का उत्पादन कितने लेबर मिलके कर रहे हैं? 5। और एक इकाई जूट का उत्पादन कितने लेबर कॉस्ट में हो रही है? 10। तो लेबर कॉस्ट किसकी तो वाइन में ज्यादा एफिशिएंट है, वाइन प्रोडक्शन में। हाँ, यानी कि देखिए यहाँ पे जूट का उत्पादन में लेबर कॉस्ट 10 है, ज्यादा लेबर कॉस्ट है, यानी लागत ज्यादा आ रही है, यहाँ पे लागत कम आ रही है। यहाँ पे बताइए कि अमेरिका के जो ये लेबर है ना, ये लेबर किस वस्तु का उत्पादन करने में कुशल है? वाइन का। ठीक, गुड। और इंडिया में देखिए,
यहाँ पे 10 लेबर कास्ट आ रही है 1 यूनिट ऑफ वाइन की, यहाँ पे 5 लेबर कास्ट आ रही है 1 यूनिट ऑफ जूट की। इट मीन्स इंडिया हैज जूट का प्रोडक्शन में इंडिया स्पेशलाइज्ड ज्यादा इन एफिशिएंट। जूट, प्रोडक्शन ऑफ जूट, यानी जूट का उत्पादन करने में भारत कुशल है और वाइन का उत्पादन करने में अमेरिका कुशल है। तो आप कहेंगे कि जो भारत है वो किसमें स्पेशलाइजेशन करेगा? अमेरिका सर वाइन का प्रोडक्शन करेगा और इंडिया जूट का करेगा। हाँ और बिल्कुल तब सही। देखिए यानी स्पेशलाइजेशन जो होगा, अमेरिका में स्पेशलाइजेशन वाइन में होगा और इंडिया में जो स्पेशलाइजेशन होगा वो जूट में होगा। ठीक है, तो कौन जो देश जिस वस्तु को बनाने में कुशल है वो केवल उसी वस्तु का उत्पादन करेगा और दूसरे वस्तु का उत्पादन बिल्कुल बंद कर देगा। ठीक है, तो जब बताइए कि अमेरिका जूट का उत्पादन बंद कर देगा तो ये 10 लेबर होंगे कहाँ जाएंगे? वाइन प्रोडक्शन की तरफ। हाँ, वाइन के प्रोडक्शन में लग जाएंगे। उसी प्रकार से भारत में जो 10 लेबर हटेंगे वाइन का उत्पादन बंद हो जाएगा, तो ये सारे लेबर लग जाएंगे किसमें? जूट के उत्पादन जूट में। ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये घरेलू विनिमय दर, यानी जब व्यापार नहीं होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर व्यापार नहीं होता है तो अमेरिका अपने देश में वाइन का भी उत्पादन करेगा और जूट का भी उत्पादन करेगा, क्योंकि व्यापार नहीं है तो जूट का भी यूज करेगा, वाइन का भी करेगा। तो जब वाइन और जूट दोनों उत्पादित होगा तो वाइन और जूट अपने देश में किस रेट पर एक्सचेंज होंगे, ये दिया हुआ है घरेलू विनिमय दर। तो अब यहाँ पे देखिए 1 यूनिट वाइन की कीमत कितनी होगी? सर 5 लेबर, 5 यूनिट लेबर। 1 यूनिट वाइन की कॉस्ट तो 5 है और यहाँ 1 यूनिट की कॉस्ट 10 है, तो वाइन की कॉस्ट जूट के रूप में कितनी होगी? माने 1 यूनिट वाइन अगर कोई देगा तो कितना जूट पाएगा वो? हाफ यूनिट। क्योंकि समझ लो ये महंगा है ना, जूट महंगा है और वाइन सस्ता है, तो इसीलिए जो महंगा है वो कम मिलेगा 1 यूनिट वाइन में। ये कैसे आया, समझ में आया ना सबको? सर 1 यूनिट वाइन बराबर आधा यूनिट। आप कहें कि हाँ आधा, ये तो दूना है, 5 का दूना है तो 2 यूनिट जूट होना चाहिए। क्यों ऐसा होगा? कॉस्ट दूना है सर, अमाउंट कम, कॉस्ट दूना है। ये कॉस्ट है, प्रोडक्ट ठीक है ना? ये हाँ, ये क्वांटिटी नहीं, कॉस्ट है। जैसे मान लो 10 रुपए है, अगर लेबर कॉस्ट है कि 10 रुपए में 1 जूट मिलता है, अब 5 रुपए में 1 वाइन, ठीक है? 5 रुपए में अगर 1 वाइन मिलता है, 10 रुपए में जूट मिलता है, तो 5 रुपए में कितना जूट मिलेगा? आधा। तो यही ये 1 यूनिट वाइन, 1 का मतलब 5 हो गया, आधा का मतलब 5, ये हो गया। अब भारत में देखिए 1 यूनिट वाइन की कीमत कितनी होगी? 2 यूनिट 10 रुपए, 10 कॉस्ट, लेबर कॉस्ट 10 है। नहीं, वाइन का जूट के रूप में बताना है कि 1 यूनिट वाइन बराबर कितना यूनिट जूट? 2 यूनिट। तो ये हो गया आपका घरेलू विनिमय अनुपात। समझ में आई बात? यस सर। चलिए अब आइए देखते हैं कि ये यहां तक पहुंचने पर आप क्या सीख गए। आपने यह जान लिया कि अमेरिका वाइन में स्पेशलाइजेशन करेगा, वाइन का व्यापार करेगा, जूट का उत्पादन बिल्कुल नहीं करेगा। इंडिया जूट का उत्पादन करेगा, जूट में स्पेशलाइजेशन करेगा, जूट का व्यापार करेगा, वाइन का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा भाई? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमने शुरू कर दिया कि अमेरिका वाइन बेचेगा और इंडिया जो है जूट बेचेगा, लेकिन फायदा क्या होगा ये भी तो देखना है इसमें। अगर फायदा नहीं तो व्यापार करने से का कोई मतलब नहीं है। तो आइए उस चीज को देखते हैं। पहले हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन में कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक किया जाए। तो कैसे चेक करें? देखिए यहां लिखा है बिफोर ट्रेड और स्पेशलाइजेशन, यानी कि अगर व्यापार नहीं होता है तो भाई व्यापार नहीं होगा तो अमेरिका अपने देश में वाइन भी बनाएगा और जूट भी बनाएगा, भारत अपने यहाँ वाइन भी बनाएगा और जूट भी बनाएगा, और कितना उत्पादन कर लेंगे ये लोग, उसको चेक किया जाए। तो यहाँ देखिए अमेरिका, ये अमेरिका, यहाँ पे हमने वाइन लिख दिया, ये जूट लिख दिया, ये जीएनपी लिख दिया, ये लेबर लिख दिया। तो अमेरिका में कुल कितने लेबर हैं? 15, मतलब 15। अब तक जितना अमेरिका में कुल लेबर हैं 15,
भारत में कुल कितने लेबर हैं? तो भारत में भी 15 ही है। 15 ही लेबर हैं। तो यानी कि लेबर तो भारत और अमेरिका में एक समान है। अब इस 15 लेबर में से अमेरिका कितना लेबर वाइन में लगा रहा है? 5 5। तो 5 लेबर वाइन में लगाने पर वाइन का प्रोडक्शन कितना होगा? यूनिट। हाँ? 1 यूनिट। 1 यूनिट। देखिए 1 यूनिट होगा वाइन का। बाकी 10 लेबर जो बचा वो लगा दिया जूट में, तो जूट का उत्पादन कितना होगा? 1 1 यूनिट। यूनिट। ठीक है, तो अमेरिका की जीएनपी कितनी हो गई? 1 और 1 जोड़ देंगे तो अमेरिका की जीएनपी हो गई 2। भारत का उसी तरह से यहाँ पे 15 में से 10 लेबर लगा दिया वाइन में, तो वाइन का प्रोडक्शन 1 यूनिट। 5 लेबर लगा दिया तो ये प्रोडक्शन हो गया। अब भारत का जो जीएनपी हो गया वो 2 हो गया। हो गया। अब यहाँ पे वर्ल्ड देखा जाए, वर्ल्ड जीएनपी। वर्ल्ड में कुल 2 ही देश हैं, अमेरिका और इंडिया। तो वर्ल्ड में वाइन का उत्पादन कितना हो रहा है? 2 यूनिट। 2 यूनिट। ठीक है। जूट का उत्पादन कितना हो रहा है? 2 यूनिट। 2 यूनिट। और टोटल वर्ल्ड जीएनपी कितनी है? 4। और कुल वर्ल्ड में लेबर कितने हैं? 30। ठीक है, 15 15 30। अब ये है व्यापार नहीं होता है तो ये पूरा पिक्चर है कि पूरे विश्व में कितना उत्पादन होगा। तो आप देख रहे हैं 2 इकाई वाइन का और 2 इकाई जूट का ही उत्पादन होगा, कुल 30 लेबर लगा करके, ये बिफोर ट्रेड। अब अगर स्पेशलाइजेशन होता है, आफ्टर स्पेशलाइजेशन, यानी अब व्यापार शुरू होता है। जब व्यापार शुरू होगा तो अमेरिका किस वस्तु का उत्पादन करेगा? वाइन का। यानी सारे लेबर, देखिए जो 15 लेबर है ना, ये जो 15 लेबर हैं, 15 का 15 लेबर लगा देगा वाइन में। ठीक है। तो अमेरिका में बताइए कि 5 लेबर मिल करके 1 यूनिट वाइन बनाते हैं। अब 15 लेबर अगर पूरा का पूरा वाइन में लगा दिया जाए तो वाइन का उत्पादन कितना होगा? 3 यूनिट। कहाँ है भाई? क्योंकि कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन है तो गुड, वेरी गुड। इसीलिए मैंने वहां समझाया कि अगर 5 से लेबर को बढ़ा करके 15 कर दिया, तिगुना कर दिया जाए, तो उत्पादन भी यहाँ तिगुना ही होगा, ट्रिपल ही होगा। ठीक ना? तो ये हो गया वाइन का प्रोडक्शन हो गया 3, ये अमेरिका में। जब पूरा का पूरा वाइन में लग गया तो जूट का उत्पादन कितना? 0। तो वर्ल्ड जीएनपी हो गई 3 अमेरिका की। भारत जो है वाइन का उत्पादन बिल्कुल बंद कर देगा, सारा लेबर लगाएगा जूट में, तो यहाँ जूट का उत्पादन हो जाएगा 3 यूनिट। इसकी जीएनपी हो गई 3, लेबर 15, वही की वही लेबर है। अब पूरा वर्ल्ड प्रोडक्शन कितना होगा देखा जाए, वर्ल्ड प्रोडक्शन तो वाइन का उत्पादन हो गया कितना? 3। जूट का उत्पादन कितना हो गया? 3। वर्ल्ड जीएनपी कितनी हो गई? 6। और लेबर कितने? 30 का 30, 30, उतने ही। अब जरा कंपेयर, व्यापार नहीं होता तो दोनों देश मिल करके केवल यही 2 यूनिट वाइन का उत्पादन कर रहे हैं। अब व्यापार हो रहा है तो उतने ही लेबर से अब वाइन का उत्पादन कितना हो गया? 3 यूनिट। 3 का। जूट का यहाँ केवल 2 का उत्पादन हो रहा था व्यापार होने के पहले, साधन वही थे। अब देखिए कितना हो गया। तो अब बताइए कि उत्पादन में कितना फायदा हुआ? 1 यूनिट का। 1 यूनिट वाइन का 1 इतना बढ़ गया ना। अगर व्यापार नहीं होता तो यह 1 यूनिट वाइन और 1 यूनिट जूट कम उत्पादित होता। तो दोनों देशों के लोग इतना कम कंजम्पशन करते, कम कंजम्पशन करते, उनका वेलफेयर और कम होता। तो इस प्रकार से व्यापार करने पर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से वर्ल्ड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जो साधन होते हैं वो और अधिक स्पेशलाइज्ड तरीके से प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। ये तो हो गया ट्रेड में फायदा। बात समझ में आई? यस सर। चलिए अब हम लोग डायग्राम बात कर लेते हैं सीधे। ठीक है, डायग्राम पे। तो अब थोड़ा एक बात और हम आपसे पूछें यहाँ पे कि जब आपने कह दिया कि अमेरिका वाइन का प्रोडक्शन करेगा, वाइन बेचेगा, तो अब ये बताइए कि अमेरिका अगर वाइन बेचेगा तो 1 यूनिट वाइन अगर अमेरिका भारत को भेजे तो
वो कितना यूनिट जूट भारत से चाहेगा, ये चीज मेडिकल जरा ऐसे सोचिए, हाँ, कि आपके गांव में जैसे कोई सामान है, अगर आपके गांव में एक पेन 5 रुपए में मिल जाती है, ठीक है, 5 रुपए में, या ये कह सकते हैं कि 5 रुपए में, हाँ, आपको एक पेन मिलता है आपके गांव में। अब मैं कहता हूं कि आप अपने गांव से पेन मत खरीदिए, पेन आप गोरखपुर से खरीदिए, ठीक है। आप कहें गोरखपुर से पेन खरीदिए, और मैं कहूं कि यहाँ भी 5 रुपए में ही एक पेन आपको दूंगा, तो आप गोरखपुर से खरीदें, गांव से खरीदेंगे? गांव से ही कर देंगे। कहें काहे कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब मान लो ट्रांसपोर्टेशन चल 0 हो, आने जाने तो कोई भी सर पैसा हमारा टाइम तो बचेगा ना, टाइम बचाने के लिए गांव से नहीं। खरीदेंगे। हाँ, टाइम बचे, क्या फायदा, कहेंगे यार 5 रुपए में तो एक पेन अपने घर में ही हम पा रहे हैं। वही ना, हाँ, तो हम हम क्यों कहें गोरखपुर जाएंगे। खरीदने जाएं। हाँ, तब हम गोरखपुर खरीदेंगे कि 5 रुपए में एक पेन से ज्यादा मिलेगा गोरखपुर में, तब गोरखपुर जाएं खरीदें। यस सर। नहीं तो नहीं जाएंगे। तो वही चीज है कि अमेरिका में 1 यूनिट वाइन जो है, हाँ, 1 यूनिट वाइन दे करके अमेरिका का व्यक्ति अपने घर में आधा यूनिट जूट प्राप्त कर रहा है, ना, आधा यूनिट जूट। तो लेकिन अगर 1 यूनिट वाइन भारत भेजा जाएगा तो अमेरिका का व्यक्ति तो यही चाहेगा ना कि हमारे घर में तो 1 के बदले आधा जूट मिलता है, तो भारत हमको आधा से अधिक दे, तब हम भारत से खरीदेंगे। और आधा से अधिक, हाँ, और आधा से अधिक नहीं देता है तो हम भारत से जूट नहीं खरीदेंगे। तो अपने घर में, हाँ, इतना तो हमको अपने घर में मिल जा रहा है। तो एक यूनिट वाइन के बदले में अमेरिका भारत से क्या चाहेगा? आधा से अधिक जूट चाहेगा। अब आधे से अधिक तो 3, 4, 5 भी होता है कि नहीं होता? एक भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3। लेकिन अब भारत कितना देगा? देखिए, क्या 1 यूनिट वाइन के बदले में भारत 3 यूनिट जूट देगा? नहीं, क्योंकि 2 देखिए भारत में, देखिए 2 यूनिट जूट दे करके 1 यूनिट वाइन अपने देश में ही मिल जा रही है। तो 2 के बदले 1 मिले तो हम 3 देकर 1 क्यों प्राप्त करें? यस सर, है ना। तो हम कितना चाहेंगे? 1 यूनिट वाइन अगर अमेरिका से ले रहे हैं तो हम 2 दे देंगे? नो सर, नहीं, हाँ, और कम ही देंगे। हाँ, बिल्कुल सही, 2 से कम देना चाहेंगे। अब अमेरिका आधे से ज्यादा चाहेगा और भारत 2 से कम देना चाहेगा। तो इस आधा और 2 के बीच में जो रेंज बन रहा है ना, एक रेंज बन रहा है, तो इसी के बीच में कहीं वो रेट तय हो जाएगा, चाहे 1 पर हो, चाहे 1.5 पे हो, चाहे 1 से थोड़ा अधिक, हाँ, 1 से अधिक हो। मैं 2 से कम और आधे से अधिक के बीच में 1 यूनिट वाइन बराबर जो जूट होगा ना, वो कितना होगा? आधे से अधिक और यानी कि 2 से कम। ये हम यहाँ पे लिख दें कि यानी कि हाफ, हाँ, हाफ से 2, इसी के बीच में कहीं होगा जूट। लेकिन क्या कितना होगा ये रिकार्डो इसका उत्तर नहीं दे पाए, ये ध्यान देना है इसमें। उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में कोई अंतरराष्ट्रीय विनिमय दर निर्धारित हो जाएगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड निर्धारित हो जाएगा, तो दोनों देशों को लाभ होगा। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं, चलिए एक एग्जांपल ले लूं कि 1 यूनिट वाइन बराबर अगर 1 यूनिट जूट, ये तय हो गया, आधा और 2 के बीच में 1, तो अमेरिका को कितना फायदा होगा? भाई आधे से अधिक मिल रहा है ना जूट, आधे से कितना अधिक जूट मिलेगा? तब आधा अधिक मिलेगा, आधा डबल मिलेगा। हाँ, तो आधे यूनिट जूट का अमेरिका को फायदा होगा। अब भारत देखिए, जहां 2 दे करके 1 यूनिट जूट वाइन प्राप्त करता था, अब 1 यूनिट जूट दे करके 1 यूनिट प्राप्त कर लेगा, तो 1 यूनिट जूट उसके पास बच जाएगा। तो भारत को 1 यूनिट जूट का फायदा होगा और अमेरिका को आधा यूनिट जूट का फायदा। तो इसका मतलब दोनों को फायदा हो रहा है, व्यापार हो। लेकिन एक ही क्यों होगा? ये 1 होगा कि 1.5 होगा कि कितना होगा? इसका उत्तर रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में
नहीं नहीं दिया। दिया। ठीक ना, यही ड्रॉबैक है इन लोगों के सिद्धांत का। बात समझ आ गई इतनी? यस सर। Yes. अब आइए Yes, इसके sir. डायग्राम पे आते हैं। ये डायग्राम, इस पे हमने दिखा दिया वाइन, वाई एक्सिस पे वाइन दिखा दिया और एक्स एक्सिस पे हमने दिखा दिया जूट। तो जूट जो है हमारे डायग्राम में देखिए, जूट में वाइन पहले देखिए, वाइन को हमने लिखा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जूट को ले लिया 1 से लेकर के 10 तक। पहले अमेरिका का बनाते हैं। ये बताइए कि अमेरिका में 1 यूनिट वाइन बराबर, घरेलू विनिमय अनुपात वाला बताइएगा, 1 यूनिट वाइन बराबर कितना यूनिट जूट है? हाफ यूनिट जूट है। हाफ यूनिट। एक वाइन बराबर आधा जूट, तो 5 यूनिट वाइन बराबर कितना जूट होगा? 2.5। तो देखिए ये 5 वाइन हो गया और 2 और 3 के बीच में जो 2.5 बना है ना, ये बी पॉइंट दिख रहा है, बी। यस सर। हाँ, तो ये हो गया आधा यूनिट, 2.5 यूनिट। तो 5 और 2.5 को मिलाकर के एक रेखा खींच देंगे, तो ये जो बना ना, ये किसका घरेलू विनिमय अनुपात रेखा है? अमेरिका का। हाँ देखो भाई, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, माउस से लिख रहा हूँ। हाँ चलो ये अमेरिका का हो गया, बड़ा लिख दूं, ये अमेरिका का हो गया, ठीक है। अब भारत का देखिए, भारत में 1 यूनिट वाइन बराबर कितना यूनिट जूट? 2 यूनिट। तो 5 यूनिट वाइन बराबर कितना यूनिट जूट? 10 यूनिट। तो 5 और 10 को मिलाकर के रेखा खींच दिया, तो ये किसका हो गया? इंडिया का। ये इंडिया का हो गया, ठीक, ये इंडिया का हो गया, ये अमेरिका का और ये इंडिया का। अब अगर अमेरिका 5 यूनिट वाइन भारत को भेजेगा तो वो चाहेगा 2.5 से अधिक प्राप्त करना, चाहेगा ना? जैसे आपने कहा 1 भेजेगा तो आधे से अधिक, तो 5 भेजेगा तो 2.5 से अधिक चाहेगा। यस सर। 20 से अधिक चाहेगा, और भारत कितना देना चाहेगा? 10 से कम। 10 से कम, ठीक है, सी से कम देना चाहेगा। तो इस प्रकार से यह जो रेंज बन रहा है ना, ये बी और सी, बी सी, ठीक है, इन्हीं के बीच में कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रेखा हो। तो कल तक हम लोगों ने जो रिकार्डो ने बताया था कि जब 2 देशों के बीच व्यापार होता है तो ऐसी स्थिति में जो लागतों में अंतर होता है वो 3 प्रकार का होता है। वो लागतों में अंतर 3 प्रकार का कौन कौन सा शुरू में बताया था मैंने? एक, ये लागतों में निरपेक्ष या पूर्ण अंतर, यानी कि एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन कॉस्ट। दूसरा, लागतों में समान अंतर, इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट। और तीसरा, कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, लागतों में तुलनात्मक अंतर। तो इसमें से पहला वाला जो है ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, लागतों में पहला वाला, लागतों में निरपेक्ष या पूर्ण अंतर, एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट में क्या होता है कि इसको तो एडम स्मिथ ने बताया था, रिकार्डो ने इसे एक्सेप्ट किया था। इसमें क्या होता है कि 2 देश हैं, तो इनमें से एक देश केवल एक ही वस्तु का उत्पादन कुशलता के साथ कर सकता है और दूसरे वस्तु का जो प्रोडक्शन है उसमें वो एफिशिएंट नहीं है, स्पेशलाइज्ड नहीं है। यानी कि 2 वस्तुओं में से एक देश यदि केवल एक वस्तु को उत्पादित करने में कुशल है, वो लागतों में निरपेक्ष अंतर कहलाता है। इसका डायग्राम भी हम लोगों ने देख लिया था। अब आइए देखते हैं लागतों में समान अंतर, यह इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट, लागतों में समान अंतर। इसमें क्या होता है? इसमें ये सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बहुत धीरे आ रही है, 1 मिनट। यस सर, लगभग इनऑडिबल। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा तेज कर दूं मैं वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या आवाज कुछ तेज हो रही है? हेलो, क्या आवाज मेरी अब तेज हुई? आ रही है सर, बढ़िया है। ठीक है, अब मेरी आवाज आ रही है बढ़िया? Yes, sir. हाँ, ओके।
तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लागतों में समान अंतर की। तो लागतों में समान अंतर की स्थिति तब कही जाएगी जब एक देश ऐसा है जो दोनों ही वस्तुओं को बनाने में कुशल है। ध्यान देना, दो देश हैं लेकिन उनमें से एक देश ऐसा है जो कि दोनों ही वस्तुओं को बनाने में बहुत अधिक कुशल है अपने दूसरे देश की अपेक्षा। म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, केवल मेरी आवाज सुनो, अपनी मत सुनाओ, जब मैं पूछूंगा तब जाकर के बताना। हाँ, तो एक देश ऐसा है जो दोनों ही वस्तुओं को बनाने में दूसरे देश की अपेक्षा अधिक कुशल है, लेकिन दोनों ही वस्तुओं में वो स्पेशलाइज्ड है, एफिशिएंट है, लेकिन दूसरे देश की तुलना में दोनों में कुशलता एक बराबर, अधिक तो है लेकिन एक बराबर है। यदि एक वस्तु को बनाने में दूसरे देश की अपेक्षा 20% कुशल है तो दूसरे वाले में भी 20% ही कुशल है, न कम न अधिक। अगर ऐसी स्थिति है तो हम कहते हैं कि ये सिचुएशन लागतों में समान अंतर को, इक्वल डिफरेंस इन कास्ट को बताती है। तो इक्वल डिफरेंस इन कास्ट में क्या होता है कि एक देश दोनों वस्तुओं को बनाने में एफिशिएंट है, लेकिन दोनों में जो एफिशिएंसी है, कुशलता है, वो एक समान है दूसरे देश की अपेक्षा। ठीक है, आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अमेरिका और इंडिया, ये दो देश हैं, ये दोनों ही दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, वाइन का और जूट का। अमेरिका में देखिए 1 यूनिट ऑफ वाइन, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने पर यूनिट ऑफ लेबर कास्ट, यानी 1 यूनिट ऑफ लेबर, 1 यूनिट ऑफ वाइन का प्रोडक्शन करने के लिए जो अमेरिका में लेबर कास्ट आ रही है वो 10 आ रही है, और जूट के पर यूनिट का प्रोडक्शन करने में अमेरिका में जो लेबर कास्ट आ रहा है वो 5 का आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें। तो अब यहाँ पे ये बताइए, भारत का भी देख लेते हैं साथ में। और भारत में वाइन का प्रोडक्शन करने में जो लेबर कास्ट आ रही है वो 8 का, और भारत में पर यूनिट ऑफ जूट का प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट आ रही है वो 4 लेबर कास्ट आ रही है। ये चीजें। अब इस आंकड़े को देख के बताइए कि कौन देश किस वस्तु का उत्पादन करने में एफिशिएंट है, कुशल है, स्पेशलाइज्ड है। अमेरिका। अमेरिका Yes, किस सर इक्वली, जैसे कि नहीं, थोड़ा सर एक बार और समझा दीजिए। मैं कह रहा हूं, देख ध्यान से सुनना मेरी बात, कि एक यूनिट, आवाज नहीं आ रही आपकी, एक यूनिट वाइन का प्रोडक्शन करने में अमेरिका में जो कॉस्ट आ रही है वो 10। पहले वाइन का कंपेयर कर लेते हैं। अमेरिका में वाइन का प्रोडक्शन जब हो रहा है 1 यूनिट का तो लेबर कास्ट आ रही है 10। भारत में 1 यूनिट वाइन का प्रोडक्शन हो रहा है तो लेबर कास्ट आ रहा है 8। लेबर कास्ट कहाँ पे कम है? इंडिया में। इंडिया में कम है। तो इसका मतलब ये है कि वाइन का प्रोडक्शन करने में कौन देश कुशल है? अमेरिका। इंडिया। अरे जहाँ कॉस्ट कम आ रही है वो कुशल है ना, कि कम ही 8 ही लोग मिलकर के 1 यूनिट वाइन बना रहे हैं, या 10 लेबर मिल रहे हैं तो 1 वाइन बन रहा है। इसका मतलब है कि भारत का जो श्रमिक है वो वाइन बनाने में अमेरिका की अपेक्षा अधिक कुशल है। ठीक है। यस। अब जूट का देखते हैं। अमेरिका में पर यूनिट जूट बनाने में कितनी लेबर कॉस्ट आ रही है? 5। और भारत में 4 आ रहा है। तो अब यहाँ बताइए कि जूट में कंपेयर करें तो कौन देश जूट बनाने में कुशल है? इंडिया। अच्छा, मेरा बॉन था। हाँ। वही तो। हेलो, हाँ ठीक है ना, ये इंडिया कुशल है।
क्यों? क्योंकि इंडिया में अमेरिका की तुलना में 1 यूनिट जूट की जो कॉस्ट है वो कम आ रही है। भारत में कम क्यों आ रही है? क्योंकि भारत के जो लेबर हैं वो जूट बनाने में अमेरिका की तुलना में कुशल हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि इंडिया जो है वो वाइन बनाने में और जूट बनाने में, दोनों ही वस्तुओं को बनाने में अमेरिका की तुलना में अधिक कुशल है। एक चीज क्लियर हो गया। लेकिन अब ये देखा जाए, चूंकि रिकार्डो ने पहले भी ये बताया था, शुरू में हमने आपसे बात बताई थी कि अगर एक देश ऐसा है जो दोनों ही वस्तुओं को बनाने में कुशल है और दूसरा देश ऐसा है जो दोनों ही वस्तुओं को बनाने में अपेक्षाकृत अकुशल है, तो ऐसे स्थिति में व्यापार कैसे होगा? होगा कि नहीं होगा? कुछ याद आ रहा है? तो बताया था ना मैंने, जूता और टोप वाला एग्जांपल बताया था ना? यस सर। बताया था। यस। हाँ, तो यहाँ पे भारत तो दोनों वस्तुओं को बनाने में एफिशिएंट है, कुशल है, स्पेशलाइज्ड है। तो भारत को ये बताइए कि किस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए? इसको भूल जाओ अभी, चलो इसको हमने हटा दिया। जूट का। इसको हटा जूट दिया। का करना चाहिए। वाइन का सर। वाइन का सर जूट का। जूट वाइन जूट जूट का। क्यों जूट का करना चाहिए बताओ? सर क्योंकि वहाँ पे लेबर का सिर्फ 4 है, तो अगर उसके पास टोटल अगर 12 रहते हैं तो ज्यादा यूनिट का जूट प्रोड्यूस कर सकता है वाइन की तुलना में, और वाइन में जूट की तुलना में ज्यादा लेबर लग रहे हैं, 8 लग रहे हैं सर, इसीलिए। नहीं, देखो रिकार्डो ने ये बताया था। हाँ, सर वाइन जो है सर, जो वाइन है सर, उसमें जो है अधिक कुशलता प्राप्त है इंडिया को वाइन को बनाने में। हाँ, और जिसमें सर अधिक कुशलता प्राप्त रहती है उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। हाँ, और जो है अमेरिका को सर जो है जूट बनाने में सबसे कम कुशलता प्राप्त है, लेकिन जो है उसके तुलना इंडिया के तुलना में सर ज्यादा ही कुछ हद तक ज्यादा ही कुशलता प्राप्त है। इसलिए सर उसको जूट का उत्पादन करना चाहिए अमेरिका को, और इंडिया को सर वाइन का उत्पादन करना चाहिए। चलो ठीक है। तुम्हारी एक लाइन जो तुमने बताई उसमें से एक लाइन मैं लेता हूं। एक लाइन तुमने कहा था कि जो देश जिस वस्तु को बनाने में अधिक कुशलता प्राप्त करता है उस वस्तु का उत्पादन उस देश को करना चाहिए। यहाँ पे भारत जो है दोनों ही वस्तुओं को बनाने में कुशल है, दोनों ही वस्तु को बनाने में कुशल है। अब जरा मैं इधर आता हूं, शुरू में जो जूते और टोप वाला एग्जाम्पल है, ठीक है ना? कहाँ गया जूता और टोप वाला एग्जाम्पल? ये है, ये एग्जाम्पल है। देखिए इस एग्जाम्पल को एक बार ध्यान से पढ़िए। अब पढ़ने के बाद तब हमें उत्तर दीजिए कि किस जो कुशल देश है, यानी कि जो दोनों ही वस्तुओं को कुशलता के साथ बना सकता है, तो कुशल देश को किस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए? इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। अगर हिंदी में ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है नीचे। कहाँ गया? अच्छा इधर कट गया है। हाँ, ये इधर कट गया है। इंग्लिश में भी था लेकिन कट गया है। और कहीं लिखा है नहीं, ये पे है, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है टू मैन। यहाँ पे लिखा है टू मैन कैन बोथ मेक शूज एंड हैट्स एंड वन इज सुपीरियर टू the other in both employment, but in making hats he can excel his competitor by 1/5, ठीक ना? 1/5 यानी 20% or 20%, and in making shoes he can excel him by or 1/3 or 33 and 1/3%. Will it not be for interest of both that the superior चलो ठीक है, superior man should employ himself exclusively in making क्या? शूज। आगे नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि रिकार्डो ने ये बताया कि एक व्यक्ति है जो जूता और टोप अपने दूसरे प्रतिद्वंदी की अपेक्षा अधिक कुशलता के साथ बना सकता है। तो कुशल व्यक्ति को चाहिए कि जिसमें उस कुशलता सर्वाधिक है उस वस्तु का उत्पादन करे, और जिसमें कुशलता अपेक्षाकृत कम है
उसको दूसरे देश के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसे यहाँ पे था कि टोप हैट बनाने में 20% और शूज बनाने में जो है ये इतना % है, तो आपने कह दिया कि शूज बनाना चाहिए जो व्यक्ति कुशल है। यही बताया था ना। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए भारत दोनों वस्तुओं को बनाने में कुशल है, लेकिन अब देखिए कि वाइन को कंपेयर करिए अमेरिका और इंडिया का, तो हाँ कितना % अधिक कुशल ये हैं और कितना % जूट बनाने में ये कुशल हैं। तो अगर 4 है और ये 5 है ना, तो 4 का कितना गुना 5 होता है, कितना गुना? तो आप 5/4 कर दीजिए, कितना आएगा? 1.25 आएगा ना, 1.25। तो ये 25 अधिक, यानी कि 1.25 गुना अधिक कुशल है, 1.25 गुना 25%। यानी कि भारत का जो श्रमिक है वो जूट बनाने में अमेरिका के अपेक्षा कितना % कुशल है? 25%। 25%। अब वाइन बनाने में जब खुद आप निकालिए कितना % कुशलता है? 1.2 वही है सर, ये भी। हाँ, तो ये भी 1 सेम ही है। तो सर सेम ही रहेगा ना, क्योंकि ये इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट। हाँ इक्वल डिफरेंस है। हाँ, यस सर, यही मैं बताना चाह रहा था। तो ये यहाँ भी 1.25 है, 1.25 का मतलब हो गया 25%। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि भारत जो है दोनों वस्तुओं को बनाने में कुशल तो है, लेकिन अमेरिका की अपेक्षा दोनों में उसकी कुशलता एक बराबर है, 25%, 25%। अब यहाँ समस्या ये है कि तब भारत किस वस्तु के उत्पादन में कुशलता प्राप्त करेगा, स्पेशलाइजेशन करेगा। तो रिकार्डो ने बताया कि ऐसी स्थिति में व्यापार होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसी स्थिति में व्यापार नहीं होगा। भारत अपने देश में वाइन जूट बनाएगा और अमेरिका अपने देश में वाइन और जूट बनाएगा, क्योंकि व्यापार करने से दोनों देशों को कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, बताइए, एनी क्वेश्चन? क्लियर है सर। क्लियर है ना? यस। हाँ, अब अगर जैसे कि आपने किसी ने कहा कि भारत जो है वो वाइन को बनाने में स्पेशलाइजेशन करेगा, अभी कहा किसी ने, एक ने कहा नहीं जूट के बनाने में। चलिए हम आपकी दोनों की बात मानते हैं। पहले हम इसको ले लेते हैं कि अगर भारत मान लेते हैं वाइन को बनाने में स्पेशलाइजेशन करेगा, तो इसका मतलब है कि भारत वाइन बेचेगा और क्या खरीदेगा? जूट खरीदेगा ना। तो चलिए अब यहाँ पे घरेलू विनिमय अनुपात देखिए, घरेलू विनिमय अनुपात अमेरिका में 1 यूनिट वाइन बराबर 2 यूनिट जूट। भैया आवाज साफ नहीं आ रही क्यों? सुनो, म्यूट कर लो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे घरेलू विनिमय अनुपात देखो, ये 1 यूनिट वाइन बराबर 2 यूनिट जूट विनिमय अनुपात है अमेरिका में। 1 यूनिट वाइन बराबर 2 यूनिट जूट एक्सचेंज रेट है कहाँ पे? इंडिया में। तो अगर इंडिया वाइन में स्पेशलाइजेशन करेगा, मान लिया वाइन में करेगा, तो अगर इंडिया 1 यूनिट वाइन बेचेगा उसको अमेरिका को, तो वो क्या चाहेगा? कितना जूट चाहेगा? सर 2 से अधिक चाहेगा। 2 से अधिक, क्योंकि 2 तो उसको अपने घर में मिल रहा है। 1 यूनिट वाइन अगर इंडिया अमेरिका भेजेगा तो चाहेगा 2 यूनिट जूट जो अपने यहाँ हम
प्राप्त कर रहे हैं उससे ज्यादा मिले। अब देखिए, क्या 1 यूनिट वाइन के लिए अमेरिका 2 से अधिक जूट देगा? नहीं देगा सर, क्योंकि लॉस। हाँ, क्योंकि 2 यूनिट जूट दे करके उसको अपने घर में 1 यूनिट वाइन मिल रहा है, तो 2 से ज्यादा दे करके 1 यूनिट वाइन क्यों प्राप्त करेगा? दूसरे, यस सर, जबकि 2 ही यूनिट से 1 यूनिट वाइन मिल जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका है वो 2 से कम देना चाहेगा ना, 2 से कम दें हम, और भारत 2 से ज्यादा लेना चाहेगा। तो कैसे बात बनेगी? एक कह रहा है 2 से कम हम देंगे, एक कह रहा नहीं हम 2 से ज्यादा लेंगे, तो कोई सामंजस्य बैठेगा? नो सर, नहीं होगा। नो सर, हाँ, यहाँ व्यापार ही नहीं होगा। हाँ, यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं होगा, कोई सामंजस्य नहीं बैठेगा। इसलिए रिकार्डो ने कहा कि जब लागतों में समान अंतर हो, ये सिचुएशन जिसमें एक देश दोनों वस्तुओं को बनाने में कुशल है लेकिन दोनों में कुशलता उसकी एक समान है दूसरे देश की अपेक्षा, तो ऐसे में लागतों में समान अंतर होता है। और जब लागतों में समान अंतर की स्थिति होती है तो ऐसे में नो ट्रेड, व्यापार नहीं होता है, नो ट्रेड। ठीक है, आवाज नहीं आई है, साफ साफ नहीं आ रही है। मुझसे कुछ कह रहे हो, कहीं और बात कर रहे हो? चैट बॉक्स में लिख दो भाई, जिसको क्वेश्चन है चैट बॉक्स में लिख दे। चलो, चैट बॉक्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन आवाज अपनी थोड़ा सही करके, जब पूछना हो तभी आप अनम्यूट करें, वरना म्यूट रखें। चलिए, यहाँ पे ये डायग्राम देखिए। डायग्राम हम लोग पहले घरेलू विनिमय अनुपात वाली रेखा बनाते हैं। तो ये बताइए कि अमेरिका में घरेलू विनिमय अनुपात है 1 यूनिट वाइन बराबर कितना जूट? 2 यूनिट जूट। 2 यूनिट। हाँ, तो यह बताइए 5 यूनिट वाइन बराबर कितना यूनिट जूट? 10 यूनिट। तो यहाँ पे वाइन, जो ये वाइन है, तो ये 5 यूनिट वाइन और यहाँ 10 यूनिट जूट मिलाकर के खींच दिया रेखा। ये रेखा हो गई अमेरिका की घरेलू विनिमय अनुपात वाली रेखा। अब भारत का खींचते हैं। भारत में क्या है रेशियो? 1 यूनिट वाइन इक्वल टू 2 यूनिट जूट। तो 1 यूनिट वाइन बराबर 2 इकाई जूट, तो 5 यूनिट वाइन बराबर कितना जूट? 10 यूनिट। तो यहाँ भी 5 और 10 को मिलाकर रेखा खींच दिया। यही रेखा इंडिया की हो गई, घरेलू विनिमय अनुपात की रेखा। तो अब जिस प्रकार से इस वाले डायग्राम में देखिए, एक स्पेस मिला था ना, एक स्पेस मिला था यहां से यहां तक का, इसके बीच में कहीं इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट होगा तो दोनों देशों को लाभ होगा। तो ये लाभ का क्षेत्र था, लेकिन यहां पे लाभ का कोई क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या होगा? नो ट्रेड। क्लियर हुआ? तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट है तो ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं होगा। नहीं। क्लियर? अब नहीं। हाँ, अब आइए तीसरी चीज पे हम लोग चलते हैं, जो मेन कंट्रीब्यूशन है किसका? रिकार्डो का, कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, लागतों में तुलनात्मक अंतर। और इसी के कारण ये जो नई बात रिकार्डो ने बताई अपने सिद्धांत में, जो एडम स्मिथ ने तो निरपेक्ष वाला बताया था, एब्सोल्यूट वाला, ये जो तीसरा वाला है यही रिकार्डो की नई खोज थी। यही नया रिसर्च था रिकार्डो का, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक बहुत ही क्या कहते क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इसीलिए इनके सिद्धांत का नाम क्या है? कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी। यही जो बात रिकार्डो ने बताई थी, इसी के नाम पर ही रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत हम कहते हैं, उसका नाम देते हैं। अब ये क्या चीज है, ये चीजें देखना है। ये चीजें रिकार्डो ने अपने जूते और टोप वाले एग्जाम्पल में रिकार्डो ने बता दिया है। तो तुलनात्मक लागत की स्थिति तब होती है कि जब एक देश दूसरे देश की तुलना में दोनों वस्तुओं को बनाने में अधिक कुशल है, लेकिन एक में कुशलता, एक वस्तु को उत्पादित करने में कुशलता अधिक है और दूसरे वस्तु को उत्पादित करने में कुशलता अपेक्षाकृत कम है।
दोनों वस्तुओं को कुशलता के साथ बना सकता है, लेकिन एक में उसकी एफिशिएंसी दूसरे देश की तुलना में ज्यादा है और दूसरे वाले वस्तु में कम है। तो यही रिकार्डो कहते हैं कि तब यहाँ पे जो कुशल देश है, जो एफिशिएंट कंट्री है, उसको चाहिए कि वह उस वस्तु का उत्पादन केवल करे जिसमें उसकी कुशलता एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, सर्वाधिक हो, और जिसमें कुशलता उसकी कम है उस वस्तु का उत्पादन दूसरे देश के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये तो हो गया कुशल देश। जो अकुशल देश है, इनएफिशिएंट कंट्री है, जो दोनों वस्तुओं को बनाने में दूसरे देश की तुलना में कम कुशल है, अकुशल है, तो उसको चाहिए कि जिसमें उस अकुशलता कम है उसका उत्पादन करे और जिसमें इनएफिशिएंसी सबसे ज्यादा है उसका उत्पादन बिल्कुल ना करे। ये बातें रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में बताई। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। फिर यहाँ पे हमने ले लिया वही अमेरिका और इंडिया, दो देश ले लिया, दोनों ही वाइन और जूट का उत्पादन कर रहे हैं। ये पर यूनिट लेबर कॉस्ट के रूप में यहाँ व्यक्त किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि अमेरिका जो है वो 1 यूनिट वाइन अगर बना रहा है तो लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है? 1 लेबर कॉस्ट 1 आ रही है। और इंडिया अगर 1 यूनिट वाइन बना रहा है तो लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है? 10। तो अब वाइन को बनाने में कौन देश कुशल है? अमेरिका। अमेरिका। गुड। अब जूट में कंपेयर करके बताइए कि जूट बनाने में कौन कुशल है? अमेरिका। गुड। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हमने डेटा दिया हुआ है इसमें अमेरिका दोनों ही वस्तुओं को बनाने में कुशल है, ठीक है ना? लेकिन अब ये देखिए कि अमेरिका वाइन में भी कुशल है और जूट में भी कुशल है, लेकिन दोनों वस्तुओं को बनाने में उसकी कुशलता अब देखा जाए एक समान है। अगर एक समान है तो लागतों में समान अंतर हो जाएगा, और अगर एक समान नहीं है तो तुलनात्मक अंतर की बात हम करेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी तुलना करिए तो 10 गुना कुशल है ना? 10 गुना। यस सर। और यहाँ पे 5 गुना। 5 गुना है। 5 गुना। तो अब बताइए अमेरिका वाइन बनाने में भारत की अपेक्षा 10 गुना अधिक कुशल है और जूट बनाने में भारत की अपेक्षा 5 गुना अधिक कुशल है। तो बताइए अमेरिका तो दोनों को बनाने में कुशल है, तो बताइए अमेरिका को किस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए? वाइन का सर। यानी कि वाइन को बनाने में अमेरिका को स्पेशलाइजेशन करना चाहिए और भारत को जूट का। क्लियर हो गया। तो एक प्रश्न का उत्तर, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में जो 3 प्रश्न उठते हैं कि पहला, एक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या बेचेगा और क्या खरीदेगा। शुरू में मैंने बताया था, जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी शुरू में, तो मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में मूल रूप से 3 समस्याएं होती हैं जिनके समाधान के लिए सिद्धांत बनाए गए। पहला सवाल था, पहली जो समस्या थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में कि एक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या बेचेगा और क्या खरीदेगा, ये तय करना। दूसरा, किस रेट पर बेचेगा, किस दर पर बेचेगा, ठीक है, रेट जिसको टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन कैसे स्थापित होता है, ये तीसरी समस्या होती है। जो सिद्धांत इन तीनों में से किसी एक का या 2 का या फिर तीनों का समाधान कर देता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत हो जाता है। तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो पहली समस्या कि एक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या बेचेगा और क्या खरीदेगा, तो रिकार्डो ने अपने इस तुलनात्मक लागत सिद्धांत के आधार पे इस सवाल का जवाब दे दिया कि अमेरिका क्या बेचेगा, वाइन, और इंडिया क्या बेचेगा, जूट बेचेगा। तो एक चीज तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि एक देश क्या बेचेगा और क्या खरीदेगा, एक चीज हो गया। चलिए, तो एक तो आपने क्लियर कर दिया कि अमेरिका का स्पेशलाइजेशन वाइन में होगा और इंडिया का स्पेशलाइजेशन जूट में होगा। अब जरा घरेलू विनिमय अनुपात की बात कर लें।
हाँ यहाँ पे देखिए 1 यूनिट वाइन के लिए 1 लेबर कास्ट, 1 यूनिट जूट के लिए 1 लेबर कास्ट। तो अमेरिका में जो घरेलू विनिमय डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट है वो हो गया 1 यूनिट वाइन इक्वल टू 1 यूनिट जूट, होगा कि नहीं होगा? हाँ। और इंडिया में 1 यूनिट वाइन बराबर कितना यूनिट जूट? 2 यूनिट जूट। 2 यूनिट जूट। ये हाँ गुड। अगर व्यापार नहीं होता है तो अमेरिका के लोग अपने देश में 1 यूनिट वाइन दे करके 1 यूनिट जूट खरीदेंगे और भारत के लोग अपने देश में 1 यूनिट वाइन दे करके 2 यूनिट जूट खरीदेंगे। ये तो घरेलू विनिमय। इतनी सारी बातें जान लेने के बाद कि अमेरिका वाइन बेचेगा और इंडिया जूट बेचेगा, इससे फायदा क्या होगा? भारत को क्या फायदा होगा, अमेरिका को क्या फायदा होगा, पूरे वर्ल्ड को क्या फायदा होगा? ये चीजें अगर फायदा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि रिकार्डो का सिद्धांत झूठा है, बेकार है और गलत संदेश देता है। और अगर फायदा हो रहा है इसका मतलब रिकार्डो ने सही बात बताई है। तो देखा जाए आगे बढ़ करके रिकार्डो झूठे हैं कि रिकार्डो का जो सिद्धांत है वो सही है। ठीक है, आइए लाभ होता है कि नहीं होता इसको ढूंढा जाए। तो पहले हम लोग बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन की। उत्पादन में कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर व्यापार नहीं करते हैं तो जितना उत्पादन होता है, व्यापार करने के बाद भी उतना ही उत्पादन होता है। तो इसका मतलब है कि व्यापार करने से कोई फायदा नहीं नो है, प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो वेलफेयर गेन, कुछ नहीं। तो आइए इसको चेक करें, पहले प्रोडक्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है बिफोर ट्रेड, हमने लिखा है यहाँ पे बिफोर ट्रेड और स्पेशल, यानी व्यापार जब नहीं हो रहा है तो ये अमेरिका, देखिए अमेरिका और इंडिया कितना कितना उत्पादन हो रहा है। पहले ये देखिए कि अमेरिका के पास लेबर कितने हैं, कितने लेबर हैं? दो। एक लेबर लगाया है वाइन में, एक लेबर लगाया है जूट में। तो हाँ कितना लेबर हो गया? 2 यूनिट। और भारत के पास 15। हाँ तो भारत के पास ये 15 हो गया। पूरे वर्ल्ड में कितने लेबर हो गए? 17। 17। हाँ 17, यानी कि कुल लेबर जो है वर्ल्ड में 17 है, जिसमें से 15 लेबर हैं इंडिया में और 2 लेबर हैं अमेरिका में। अब इस 2 लेबर में से एक लेबर अगर वाइन में लगा दिया जाए तो वाइन का प्रोडक्शन 1 यूनिट, 1 यूनिट। और एक लेबर जो बचा है जूट में लगा दिया जाए तो कितना? 1 यूनिट। अब जीएनपी अमेरिका कितनी हो गई? 2 यूनिट। 2 यूनिट। ठीक है, ये तो अमेरिका का हो गया। अब भारत में देखिए 15 लेबर हैं, तो 15 में से 10 लेबर लगा दिया वाइन में, 10 लेबर लगा दिया वाइन में, 1 यूनिट वाइन। और हम नहीं खाएंगे फिर ना। देखो भाई बातचीत बंद करो, जल्दी से हम खत्म करें, टाइम भी ओवर होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए तो टोटल वर्ल्ड में प्रोडक्शन कितना हो गया? 2 and 2, और जीएनपी हो गई 4। ये बिफोर स्पेशलाइजेशन। आफ्टर स्पेशलाइजेशन की स्थिति क्या है? देखिए आफ्टर स्पेशलाइजेशन देखिए अमेरिका में लेबर तो उतने ही हैं, अभी भी 2 हैं, भारत में भी लेबर 15 हैं, वर्ल्ड में 17 हैं। अब अमेरिका जब वाइन का में स्पेशलाइजेशन करेगा तो जूट में जो लेबर है उसको भी लगा देगा वाइन के प्रोडक्शन में। अब इस दोनों लेबर को लगाएगा वाइन में, तो वाइन का प्रोडक्शन 2 यूनिट। 2 यूनिट। हाँ अमेरिका के जीएनपी 2 यूनिट, और ये 15 का 15 लेबर अगर जूट के उत्पादन में लगा दिया जाए 3 यूनिट। 3 यूनिट। अब वर्ल्ड प्रोडक्शन कितना हुआ? देखिए वाइन का 2 हो गया, वाइन का और जूट का 3 हो गया। जीएनपी बढ़ गया नहीं बढ़ गया? पहले 4 था वर्ल्ड जीएनपी, अब कितना हो गया? यस सर, 5 हो गया। तो इसका मतलब प्रोडक्शन में फायदा है, व्यापार करने से फायदा है। तो चलिए हाँ हम लोग यहाँ पे देख लें इस डायग्राम को, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है, 3-4 मिनट और बाकी है। तो पहले अमेरिका का विनिमय अनुपात 1:1 का है। 1 यूनिट वाइन बराबर 1 यूनिट जूट। तो 5 यूनिट वाइन बराबर कितना यूनिट जूट हो जाएगा? 5 यूनिट। 5 यूनिट। ठीक है 5।
और भारत में 1 यूनिट वाइन बराबर 2 यूनिट जूट है, तो 5 यूनिट वाइन बराबर कितना यूनिट जूट? 10 यूनिट। हाँ, तो ये जो रेखा है ये इंडिया की हो गई, और ये जो रेखा है ये अमेरिका की हो गई। हाँ, ये अमेरिका वाली है और ये भारत वाली है। अब अमेरिका अगर वाइन बेचेगा तो ये बताइए कि अगर 1 यूनिट, आपने कहा था 1 यूनिट, यहाँ पे देखिए विनिमय अनुपात वाले में कि अमेरिका अगर 1 यूनिट वाइन बेचेगा तो कितना यूनिट जूट चाहेगा? 1 से ज्यादा चाहेगा। 1 से ज्यादा। और भारत 1 यूनिट वाइन के बदले में कितना देना चाहेगा? 2 से कम। 2 से। 2 से कम। हाँ, तो इस 1 और 2 के बीच में जो रेंज बन रहा है यही व्यापार का लाभ है। तो ये जो देखिए कि अमेरिका अगर 5 यूनिट वाइन बेचेगा भारत को, तो चाहेगा 5 से अधिक जूट प्राप्त करना, लेकिन इंडिया 10 से कम जूट देना चाहेगा। तो ये जो रेंज बन रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यही रेंज जो है व्यापार का लाभ है। बीसी, जो बीसी है यही व्यापार का लाभ है। और इसी के बीच में कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रेखा होगी जिस पर व्यापार करेंगे, लेकिन वह रेखा कैसे खींची जाएगी इसका उत्तर रिकार्डो ने नहीं दिया। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, तो हाँ, ये तो घरेलू विनिमय अनुपात, ये घरेलू वाली है, ये घरेलू वाली है। इन्हीं के बीच में इंटरनेशनल कोई लाइन होगी जिस पर दोनों देश व्यापार करेंगे। वह अंतरराष्ट्रीय रेखा जिसको हम व्यापार की शर्त कहते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड वाली रेखा कैसे खींची जाएगी, कहां से जाएगी, इसका उत्तर रिकार्डो नहीं दिया। केवल उन सीमाओं को बता दिया, उस रेंज को बता दिया जिसके बीच में अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कोई रेखा खींच दी जाए टर्म्स ऑफ ट्रेड की, तो दोनों देशों को लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के ये रिकार्डो का सिद्धांत था। अब आलोचनाएं आप देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो आलोचनाएं बहुत सारी की गई इनकी। एक तो ये आलोचना की गई ये केवल 2 देश और 2 वस्तुओं के संबंध में लागू होता है। इन्होंने 2 देशों को लिया, केवल 2 ही वस्तु को लिया, जबकि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो जब बहुत सारे वस्तु हो, बहुत सारे देश हों, तो इनका सिद्धांत कैसे काम करेगा, रिकार्डो ने इस बात को नहीं बताया। फिर ये सिद्धांत हमेशा लागू नहीं होता है। हमेशा लागू क्यों नहीं होता है कि रिकार्डो तो ये कहते हैं कि जो देश कुशल, जिस चीज को बनाने में कुशल है उस वस्तु का उत्पादन उसे करना चाहिए, और जिस वस्तु को बनाने में कुशल नहीं है उस वस्तु का उत्पादन नहीं करना चाहिए, रिकार्डो ने ये कहा। लेकिन हमेशा ये लागू नहीं होता, क्योंकि जैसे जो देश की सुरक्षा से संबंधित उत्पादन है, जैसे टैंक हो गया, मिसाइल हो गया, हथियार हो गया, जिससे हमारी देश की सुरक्षा हो सकती है, इसको बनाने में अगर हम कुशल नहीं हैं तो भी इसका हम उत्पादन करते हैं अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन रिकार्डो का सिद्धांत कहता नहीं, अगर टैंक को बनाने में आप कुशल नहीं हैं, आप गेहूं का उत्पादन करने में कुशल हैं, तो आप केवल गेहूं बनाइए। और अमेरिका अगर हथियार बनाने में कुशल है तो हथियार बनाए और आप गेहूं बनाइए, और दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लीजिए। लेकिन मेरे भाई सोचो, अगर कभी लड़ाई लग गई अमेरिका और भारत के बीच में, तो आप किससे लड़ाई लड़ेंगे? तब तो आपको हथियार देगा? नहीं देगा। नहीं देगा सर। नहीं कहेगा देगा। अपना गेहूं रखे रहो, फिर कहेगा अपना गेहूं रखे रहो रखे भैया, रहो, हमको हाँ। नहीं चाहिए। हाँ, तो इसलिए ये सिद्धांत हमेशा लागू नहीं होता। कभी कभी ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो देश के सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होती हैं, उसमें कुशल न होने के बावजूद भी हमें उत्पादन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हाँ, ये बहुत सारी आलोचनाएं हैं, इसको आप बुक से पढ़ लीजिएगा, ना समझ में बता देना। तो आज हम लोग यही रिकार्डो के सिद्धांत